आपकी प्रिपरेशन को भी समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा है जितना नॉलेज ले लो लगता है कम ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना थोड़ा रूटीन शेयर करेंगे कि जब आप अपने जो आपका पढ़ाई का शेड्यूल होता था, आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे, सोते कितने घंटे थे, और आजकल इंटरनेट मीडिया है तो लोगों का ध्यान तो जाता है कि भाई नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देख लें तो ये सीरीज देख लें। आपका मन कैसे नहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ, आपने कैसे मैनेज किया सब कुछ? जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर मैं ये कह दूं कि मैं आइडियलिस्ट जैसी बात करूंगा कि मैंने फिल्में नहीं देखा, मैं सीरियल नहीं देखता था, मैं तो ये करता था, तो ये बिल्कुल मिथ्या हो जाएगी। पूरी कल्पना है ये बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो मैं 16 घंटे पढ़ा, ना मैं 18 घंटे पढ़ा। मैं बहुत ही रियलिस्टिक बातें करूंगा। मैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह एक दिनचर्या जीता था। हाँ, मैंने एक्सरसाइज करना थोड़ा बंद कर दिया था, क्योंकि एक्सरसाइज के कारण शरीर थकता है, तो मैं वो नहीं कर पाता था, जिसका मुझे दुख है। इनफैक्ट उसकी वजह से मैंने बहुत वेट भी गेन किया था। इनफैक्ट बहुत वेट गेन किया। मैं अप्रॉक्सीमेटली जब मैं रिज़ाइन करके आया था 78-79 हुआ करता था, मैं वेट गेन करके अप्रॉक्सीमेटली 100 चला गया था। तो ये तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन जो मेरा दिनचर्या होता था वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता था। लेकिन जो मेरी पढ़ाई का कंसिस्टेंसी था ना, कि 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी, मन लगा के पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। उसके बाद मैं भजन सुन रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, मैं बैठ के गाने सुन रहा हूँ, और सिर्फ भजन नहीं सुनता था मैं कोरियन ड्रामा भी देखता था। अच्छा। मुझे लगता है कि मैंने 100-150 से ऊपर कोरियन ड्रामा देखे हैं। अपने स्टडी के जो पीरियड था इसमें अच्छी खासी फिल्में भी देखी हैं, सीरियल्स भी देखे हैं। मुझे नाम याद हो गए हैं। अच्छा। चाबुक, जंग हाई इन, पाक सियो जुन, ब्लैक पिंक की एक मेंबर है जीसू, उनका एक बड़ा ही प्यारा सा स्नोड्रॉप करके एक सीरियल आया था, वो एग्जाम के दौरान आया था, मैं हर दिन देखता था। क्या बात है, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं ये फियर मन में रहता है कि अगर हम ये सारी चीजें देखेंगे तो कहीं क्वेश्चन आंसर करते वक्त हमारे माइंड में ये चीजें ना आए। आपने इन चीजों को डिफरेंट वे में अपने लाइफ में, हमें लगता है आपने शामिल कर लिया। देखिए, मेरे प्रभु कहते हैं कि जीवन जीने के लिए है, जीवन घुट घुट के जीने के लिए नहीं है, हंस खेल के जीने के लिए है। अगर आपका मन नहीं है ना, तो जबरदस्ती तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो लेकिन हाँ, उसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आपका मन कर ही नहीं रहा है। तो जैसा कृष्ण कहते हैं कि मन को तो साधना पड़ेगा, मन तो साधना, थोड़ा सा उसको बुलाना भी पड़ता है। हाँ। उसको कहना पड़ता है कि सुन, आज पढ़ लेते हैं, कल तुमको मतलब एक ये कल्पना जो हम लोगों को अक्सर रहती है कि जितने भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, खासतौर पर यूपीएससी जैसे कंपटीशन, लगता है कि दिन रात सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको दुनियादारी एकदम मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें अब सही नहीं बैठती हैं। अब लोग डिफरेंट वे में लर्निंग का सीख रहे हैं और माइंड को फ्रेश कर पा रहे हैं। मुझे लगता है मैं इस बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगा। पहले भी ये चीज़ें नहीं होती थी। अच्छा। करती थी, पर ये रूमर्स रहते हैं। ये देखिए, मैंने वही कहा ना, रूमर्स ही होते हैं। अभी 2000 के नोट्स बंद हो गए। जब ये 2000 का नोट आया था तो मीडिया में ये बातें चली थी, इसमें चिप लगा हुआ है, जमीन के नीचे खोद के देख लेगा, तो क्या हुआ, रूमर ही रह गया। तो मेरा ये कहना है कि हमें हमेशा वास्तविकता का सत्यापन देखना पड़ेगा। अगर मैं आज कह दूं कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता था, मैं सोता कब था भाई, मैं खाता कब था, मैं पीता कब था, मैं कब दिनचर्या की चीज़ें करता था। तो आप हमेशा रियलिस्टिक चीज़ें बात किया करिए। तो मेरा यही मानना है कि 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, हाँ ऑब्वियस सी चीज़ है कि एग्ज़ाम के कुछ समय पहले, जैसे मान लीजिए इस बार 28, कल दो दिन पहले जो कल ही एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो हाँ 28 मई को जब पेपर था, अगर जिनको एग्ज़ाम देना था तो 1 महीने पहले से उनका जो टाइम शेड्यूल है थोड़ा बढ़ जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाइपर मोड में चले जाइए कि पहले आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे थे, अचानक वो 16 घंटा हो गया। नहीं, मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स का जर्नी था, 3 घंटे और बढ़ा सकते हैं, 9 से 11, 12 मैक्सिमम। आप 16 घंटे कैसे पढ़ेंगे? जो आप आइडियल आर्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब 8 घंटे अगर कोई नॉर्मली पढ़ता है छात्र मन लगा के, तो अच्छा खासा मतलब उसका दिमाग तेज हो सकता है, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। अगर वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, बेसिक उसकी एप्टीट्यूड अच्छी है, तो मैं मानता हूँ कि अगर मेरे जैसा इंसान पेपर क्लियर कर सकता है सिर्फ यहाँ भरोसा रख के, तो अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो। यहाँ बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप अपने आप को धोखा दीजिएगा, फिर वो वही बात कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक बड़ी प्यारी एक लाइन है कि फिर आप गोईठा में घी सुखा रहे हैं। तो गोईठा में घी नहीं सुखाना है, वो फिर आप जीवन भर सुखाते रह जाइएगा। तो खुद को धोखा कभी मत दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ा है। तो अगर आप अपने आप को धोखा नहीं देंगे, बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि ये कई लोग सुबह उठकर ही पढ़ना प्रेफर करते हैं कि सुबह आपका माइंड ज्यादा रिफ्रेशिंग है। आपके साथ कैसा रहा? आप मॉर्निंग पढ़ाई करते थे या नाइट में पढ़ाई करते थे?
इस मामले में मेरा मिक्स रहा है। अच्छा। क्योंकि मैं एक हर पल हमारा जो चित्त लेवल होता है, चित्त मतलब हमारा जो कंसाइंस लेवल है ना, वो हमेशा सेम नहीं रहता है। कभी आप डर में जी रहे होते हैं, कभी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, हमेशा आप हंसते खेलते नहीं रह सकते हैं। इंसान स्वाभाविक है, डर लगेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा बॉडी क्लॉक जो है ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो बहुत बार ऐसा रहा है कि हाँ, मेरा टाइम ऐसा रहा है कि मैं 10 बजे सो जाता था, सवेरे 4 बजे भी उठ जाता था। लेकिन ये 3-4 महीना ये रूटीन चलने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं दिन में 7 बजे, सवेरे 8 बजे, 9 बजे सो रहा हूँ और शाम में उठ के पढ़ाई, शाम में 6 से 7 बजे उठ रहा हूँ, और वो पूरा रात, मतलब बिल्कुल निशाचर जैसा मैं रात में पढ़ रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि कोई आइडियल टाइम नहीं होता है। जो आपको सूट कर जाए, जो आपको फिट बैठ जाए, वही आपके लिए आइडियल है। और जैसे आपको इच्छा करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप निश्चिंत हो कि मेरा तो काम हो रहा है। कोई ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसे बैठ के एक टेबल पे पढ़ेंगे तभी पढ़ाई होगी। आप लेट के, चिंतन करके, रिकॉल करके, रिवाइज करके, कैसे भी पढ़ाई करें, अल्टीमेटली पर्पस ये है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। ये गोल अगर फोकस्ड है, वो कहते हैं ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि संकल्प का विकल्प नहीं। तो अगर आपको अपने पे भरोसा है और अपना संकल्प क्लियर है कि मुझे क्या करना है, तो उस टाइम फ्रेम में ना खुद के मन को समझाइए कि ठीक है, होगा, तुम्हारा भी इलाज होगा, तुम अभी पहले ये कर लो, ये कर लो, मन भी मानता है। आदित्य जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आपने मेन सब्जेक्ट होता है यूपीएससी के लिए, वो क्या सिलेक्ट किया था, और साथ ही साथ हमें जो जानकारी है कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली। आप आर्थिक रूप से सक्षम थे कोचिंग लेने में, लेकिन फिर भी आपने क्यों नहीं ली? मतलब इस पे मैं यही कहूँगा कि मेरा जो मेन सब्जेक्ट था ना, जो ऑप्शनल पेपर, जो कि बच्चे जिस नाम से जिसको जानते हैं, वैकल्पिक विषय, वो हमारा फिलॉसफी था। हिंदी वाले बच्चे उसे दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं। मेरा मानना है शायद मेरी पढ़ने में रुचि नहीं है उनमें, तो मैंने उसको ले लिया। लेकिन हाँ, जहाँ तक कोचिंग की बात है, तो कोचिंग मैंने जीएस के पेपर्स के लिए मैंने कोचिंग नहीं लिया, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद एमबीए किया था, पढ़ने की आदत थी, और मुझे लगता है कि इतना भी गधा नहीं रहा था मैं कि मुझे चीज़ें ना समझ में आए। तो और मेरा मानना है कि जब मेरी ये बचपन से आदत रही है थोड़ी, कि जब तक मैं चीज़ों को खुद ना पढ़ूँ ना, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा मुख्य कारण बना कि मैं कोचिंग कभी नहीं ले पाया। खुद के टीचर बन गए। अब मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्वयं का स्वयं शिक्षक बन गया, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली पढ़ना तो खुद ही पड़ता है। लेकिन हाँ, दर्शन शास्त्र के लिए मैं जरूर कहूँगा कि फिलॉसफी के लिए मैंने दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, मैंने ज़्यादा कुछ सोचा पूछा नहीं, ऐसे ही रैंडम यूट्यूब चैनल पे मैंने सर्च किया फिलॉसफी ऑप्शनल। मित्रा सर की एक क्लास थी, वो उसमें पुरुषार्थ के पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, मुझे मज़ा आया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे क्यों मज़ा आया और क्या उसमें था, पर मुझे अच्छा लगा, और जो मुझे अच्छा लगा मैंने कहा कि अब यहाँ इनसे पढ़ना है मुझे, दर्शन शास्त्र में यहाँ इनसे पढ़ूंगा, मित्रा सर की क्लास करूँगा, और बाकी सब्जेक्ट्स मुझे नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, किसी कोचिंग की ज़रूरत आपको पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे आप मेंस का जो पेपर होता है ना, उसमें एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करना होता है। अलग बात है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेंस के पेपर नहीं लिखे थे, मॉक टेस्ट, लेकिन आप जैसे मान लीजिए 2 आंसर लिख रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपका आंसर का जो इफिशियंसी है, या फिर उसमें 10 में कितने मार्क्स मिलेंगे, वो आपको तो पता करना पड़ेगा ना। तो सिविल्स डीडी का एक अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम था, मैंने वो सब्सक्राइब किया था। मैं आंसर लिखता था, अपने मेंटोर को भेज देता था, वो चेक करते थे और वो बताते थे कि यहाँ यहाँ कमियाँ हैं, जिसका मुझे फ़ायदा बहुत मिला। इनफैक्ट एथिक्स के पेपर में मेरे मात्र 48 नंबर आए थे जब मैंने पहला मॉक दिया था, और वो कब 2 महीने में मेरा पेपर था, हार्डली 50-55 डेज में। एंड मेरा जो हमारा स्कोर था एथिक्स का, उसमें 48 नंबर आया था मेरा। मैंने मैम को बोला, सुकन्या मैम है वहाँ, तो सुकन्या को मैंने बोला कि सुकन्या मेरा इसमें स्कोर बड़ा कम है, आप प्लीज़ इसमें हेल्प कर दीजिए। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे टाइम दे करके मुझे उन्होंने मेरी कमियां बताई, और उन कमियों पे मैंने जब वर्क किया तो टचवुड रहा, प्रभु कृपा रही, मैंने उन गलतियों पे काम किया और मेरा स्कोर 48 से सीधे जम करके 133 चला गया। तो इसमें टचवुड है कि सुकन्या का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें, मेरे स्कोर में और मेरे इस रैंक में भी उनका योगदान रहा अल्टीमेटली। बहुत अच्छा, आप सारी चीज़ों को हमने हमारे दर्शकों तक बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत फायदा मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।